Hello everyone, welcome back to this channel. This is the lecture number 2 of fluid mechanics, and in this lecture we are going to study the properties of fluid. तो दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में, कल का जो लेक्चर हमने इसके पहले अपलोड किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर कर लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने बेसिक बताया हुआ है कि फ्लूइड होता क्या है और हम फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको फ्लूइड का थोड़ा भी आइडिया नहीं है, मतलब आपको कुछ नहीं आइडिया लग रहा है कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड क्या होता है, या हम जो पढ़ रहे हैं फ्लूइड वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा, क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो उन चीज़ों का अगर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 पे जाइए। लेक्चर नंबर 1 में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पूरा डिटेल मिलेगा कि फ्लूइड होता क्या है और कैसे वो फ्लो करता है। ठीक है, अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि फ्लूइड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी हो। ठीक, अब वो हमने कल बताया था आपको इसके पहले लेक्चर में, वो आपका होता है लिक्विड और गैस। ये दो स्टेट ऑफ मैटर हैं जिनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। अब अगर हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट करते हैं तो आप सिंपल एक डिफिनीशन अगर कहा जाए तो आप कह सकते हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। मतलब कहने का क्या हुआ कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसी भी फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करता है। ठीक है, डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड in rest as well as in motion। तो ये एक जो हमारा सिलेबस है, जो आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है उसमें आप ये कह सकते हो कि हमें इस फ्लूइड मैकेनिक्स के में फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करनी है। पहला एक तो रेस्ट में और दूसरा मोशन में। ठीक है, तो जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का एंटायर सिलेबस है, जो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी किताब जो आपको मिलेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या किया गया है कि पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में मेजर डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो आपका आता है, अगर मैं बताऊं आपको, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो आता है वो आपका होता है स्टैटिक। ठीक है, दूसरा पार्ट जो आएगा वो आपका आएगा काइनेमेटिक, और तीसरा पार्ट जो आपका आता है वो आपका आता है डायनेमिक। अब देखिए, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हो, स्टैटिक मीन्स कोई चीज एक स्थिर अवस्था में है, मतलब कहीं ना कहीं वो रुकी हुई है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम एक स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। तो मतलब कह सकते हो कि स्टैटिक का आप सिंपल कह सकते हो एट रेस्ट। तो जो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है, मतलब जो हम डिवाइड करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को, तो सबसे पहला इनिशियल फेज में आपको स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करनी है। मतलब क्या हुआ कि हम फ्लूइड में कोई भी मोशन नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ उसको एक कहीं रखा हुआ है, उसके बारे में उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, तो एग्जाम्पल में आप क्या समझ सकते हो, सिंपल कि आपके घर में जो आपके छत के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, तो उसमें कोई मोशन नहीं होता है। आप मोटर ऑन करते हो, पानी उस टंकी के अंदर फिलअप हो जाता है। ठीक है, और वो पानी उस टंकी में स्टोर रहता है। तो वहां पे क्या हो गया कि उसमें हमने कोई मोशन नहीं किया है, वो सिर्फ एक स्टैटिक अवस्था में वहां पे पानी रखा हुआ है। ठीक है, अब उस पर स्टडी क्या करोगे भाई, उसी का हमें स्टडी करना है स्टैटिक में, यानी रेस्ट पे। तो जब आप कहीं पानी स्टोर करोगे तो पानी का कुछ वेट होगा,
वो वेट अपने नीचे लेयर पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा, साइड के बाउंड्रीज पे प्रेशर अप्लाई करेगा। जैसे अगर मैं एक डायग्राम दिखाऊं आपको स्टैटिक वाले में, तो जैसे मान लो एक ऐसे कंटेनर है, ठीक है, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। कंटेनर मान लो यहाँ पे आपका एक वाटर लेवल है, ठीक है। तो कंटेनर में अगर हम यहाँ पे एक ओपनिंग देते हैं, एक ओपनिंग यहाँ देते हैं, एक ओपनिंग यहाँ देते हैं, मतलब पहली ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग और तीसरी ओपनिंग, तो आप देखोगे सबसे नीचे वाला जो ओपनिंग है वहाँ का वाटर कुछ ऐसे जा रहा होगा, दूसरा वाला वाटर कुछ ऐसे फॉल कर रहा होगा, तीसरा वाला वाटर कुछ ऐसे फॉल कर रहा होगा। मतलब जो सबसे नीचे वाली ओपनिंग है उसका आपका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है वाटर की इसके ऊपर की, ये h ज़्यादा है आपका, और ये इतने अमाउंट से इसको नीचे की ओर ढकेल रहा होगा, यानी नीचे की ओर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, तो यहाँ का ये आपका वाटर और ज़्यादा दूर तक यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये एक आपका स्टेडी स्टेट एग्जांपल था कि इसमें हमने कोई मोशन नहीं कराया है, हमने सिर्फ और सिर्फ पानी को एक जगह रख दिया है, और पानी को जब रखेंगे तो उसका सेल्फ वेट उस लिक्विड के नीचे वाले लेयर के ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, और उस प्रेशर की वजह से उसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला एग्जांपल। ऐसे ही आप जो भी मतलब जहां भी वाटर का मूवमेंट नहीं है, तो उन सारी चीजों की स्टडी हम अपने पहले चैप्टर में करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स में, ठीक है, जहां पे कोई मोशन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। फोर्स इन्वॉल्व होगा भाई, फोर्स से क्या है कि आप पानी रखे हो तो पानी कहीं ना कहीं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, तो वो इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन हम वहां पे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, ठीक है, कि जैसे आपका मोमेंटम कितना हो गया, क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना हुआ, वेलोसिटी कितनी हुई, हमें ये चीजें अपने स्टैटिक के केस में फाइंड आउट नहीं करनी होती। हम मान लेते हैं कि वो रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे सिंपल ऐसे समझो कि मैं यहाँ अगर खड़ा हूँ, मैं कहीं मूव नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर स्टडी क्या कर सकते हो, मैं इस फ्लोर के ऊपर कितना वेट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मेरा वेट इस फ्लोर पे कितना लग रहा है, मेरे जूते का वेट कितना आ रहा है, ठीक है, इस चौक का वेट कितना है मेरे हाथ में, तो अभी मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो ये पूरी स्टडी जो मेरी बॉडी की समय होगी वो एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगी, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टडी एट रेस्ट। ये आपका पहला था। दूसरा आता है काइनेमेटिक। तो दूसरे में अगर हम बात करते हैं काइनेमेटिक में, तो देखिए सेकंड आपका है काइनेमेटिक। सेकंड जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो इसमें हम कहीं ना कहीं मोशन को इन्वॉल्व करते हैं। अब इसको अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो काइनेमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the behavior of fluid in motion, which deals with the behavior of fluid in motion without considering the forces, that causes that motion। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि काइनेमेटिक एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, अगर हम फ्लूइड के टर्म में रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में हम फ्लूइड के मोशन की तो स्टडी करेंगे, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि वो मोशन किसके थ्रू आया है, मतलब पंप लगाया गया है, स्लोप दिया गया है, ठीक है, कहीं आपका हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि वो जो मोशन हो रहा है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगी। मतलब क्या कर सकते हो कि मोशन का हम बात करेंगे, लेकिन जो इसका फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मोशन आया है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब फोर्सेस की स्टडी इसमें नहीं की जाती है। कौन से फोर्सेस की? जो उस फ्लूइड को मोशन में लेके आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मोशन में जो फ्लूइड कुछ लगा रहा है उसकी तो बात हम करेंगे, लेकिन हम उस फोर्स की बात नहीं करेंगे जिससे फ्लूइड मोशन में जा रहा होगा। तो वो काइनेमेटिक्स हो गया। तो अब इसमें कैलकुलेट क्या करोगे आप? अगर मैं बात करूं कैलकुलेशंस की, तो इसमें आप कैलकुलेट क्या करोगे? सिंपल सोचो, तो हम यहां पे निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है, हम यहां पे एरिया ऑफ फ्लो निकाल लेंगे। दूसरा आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल लेंगे, ठीक। तीसरा डिस्चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है।
एक्सीलरेशन निकाल लेंगे इसमें। ये कुछ चीजें हैं जो हम काइनेमेटिक्स में फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो रेस्ट हो गया आपका, काइनेमेटिक हो गया। ये एक इंट्रोडक्शन है रेस्ट और काइनेमेटिक्स का। बाकी चीजें जब जैसे यूनिट शुरू होगा तो उसमें हम उसमें डीपली जाएंगे, और अभी तो एक ओवरव्यू से चल रहे हैं कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं एक सिलेबस का, तो हमें ओवरव्यू मिल जाए कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें। तीसरा पॉइंट आपका है डायनेमिक। तो अब देखिए डायनेमिक में क्या होगा, जो इसमें चीजें नहीं थी काइनेमेटिक्स वाले में, वो डायनेमिक में आ जाएंगी। मतलब डायनेमिक मतलब आप जानते हो कि यहाँ भी मोशन इन्वॉल्व होगा। तो अगर डिफिनीशन से देखा जाए तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि डायनेमिक में आप कह सकते हो सिंपल, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन मोशन एंड कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कॉजेज दैट मोशन। मतलब कहने का ये हुआ कि जब हम किसी फ्लूइड का मोशन में स्टडी करेंगे और उस मोशन के साथ जो फोर्स उस मोशन को ला रहा होगा, जब उसको भी काउंट कर लेंगे तो वो डायनेमिक कहलाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि मान लो कोई पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में हमने एक पंप यूज किया है जो उसमें फ्लो करा रहा है। ठीक है, तो पंप यूज हुआ, फ्लो किस में हो रहा है, पाइप में हो रहा है। तो हम यहाँ पे अब क्या देखेंगे, हमें इस पंप के पावर का भी स्टडी करना है, कितना पावर पंप जनरेट कर रहा है, प्लस इस पाइप में कितना डिस्चार्ज, कितनी वेलोसिटी आ रही है। तो यानी जब हम फोर्स और मोशन, यानी जब इन दोनों की स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये तीन हिस्से हैं जिसमें हम किसी फ्लूइड को डिवाइड करते हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक। ठीक है, पहला स्टैटिक यानी रेस्ट पे, जहां हमें मोशन की बात नहीं करनी है। ठीक, जहां पे हम सिंपल हाइड्रोस्टैटिक लॉ यूज करते हैं, P बराबर रो इंटू जी इंटू एच। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा जब उसको शुरू करूंगा। दूसरा काइनेमेटिक, जहां हम फ्लूइड के मोशन की तो बात करेंगे लेकिन हम फोर्स की बात नहीं करेंगे। तीसरा डायनेमिक, जहां पे मोशन भी होगा और द फोर्सेस दैट कॉजेस दैट मोशन वो भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक स्टार्टअप है सिंपल कि फ्लूइड मैकेनिक्स का हमने डिफिनीशन दिया था स्टार्टिंग में कि डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। तो रेस्ट वाला आ गया पहले कैटेगरी में, और बाकी एज वेल एज इन मोशन की बात करेंगे तो ये आ गया काइनेमेटिक और डायनेमिक में। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना हो तो 1-2 मिनट आप इसको लेके नोट कर लीजिए कि ये जो डिफिनीशन बताए गए हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मतलब रेस्ट पे आप कह सकते हो कि ना तो यहाँ पे मोशन भी नहीं होगा और ना ही यहाँ पे कह सकते हो कि कोई हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वेट के ऊपर एनालिसिस होती है कि सेल्फ वो कितना जनरेट कर रहा है। तो अगर आपको नोट करना है तो 1-2 मिनट में आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां से हमने स्टार्टअप में लिखा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग पहले पढ़े होंगे लेकिन शायद भूल गया होगा, तो वो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को मैं एक साथ बता रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जैसे आपका विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन,
ये सारी चीजें मैं आगे एक अलग अलग पॉइंट लेकर के समझाऊंगा, मतलब उस पर आपको एक पूरा लेक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, तो इन सारी चीजों को न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं एग्जाम में आपके, तो उसके लिए मुझे एक पूरा लेक्चर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अभी इस लेक्चर में मैं करता हूं कि हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है, कि फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। भाई इतना तो आप जान गए होगे ना कि फ्लूइड क्या होता है। सिंपल मैंने बताया कि कुछ ना समझ में आ रहा हो तो लिक्विड और गैस की बात कर लेते हैं। लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं। अब लिक्विड में वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस में आपका एयर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एलपीजी हो गया, जो भी चीजें हैं, तो ये सब के सब फ्लूइड होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होगी। और आपने देखा होगा कि पाइपलाइंस में चीजें फ्लो करती हैं, ठीक। तो अब ये जो फ्लो कर रहा है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी फ्लो कराने की। ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है बिना किसी प्रॉपर्टी के। तो अब हमें उन्हीं प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है कि भाई जैसे आपको डिफरेंस कैसे बताओगे। जैसे मैं सिंपल कहूं आपसे, वाटर है, ठीक है, चॉकलेट सिरप है, हनी है, मिल्क है, ब्लड है, तो क्या एक समान फ्लो करेंगे एक प्रेशर पे? नहीं भाई, जितने प्रेशर पे आपका पानी फ्लो करेगा उतने प्रेशर पे शायद आप शहद को फ्लो नहीं करा पाओगे, चॉकलेट सिरप फ्लो नहीं करेगा उतना तेजी से। तो ये क्या डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है? इसके प्रॉपर्टीज की वजह से, कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम अलग कर सकते हैं। भाई कहने को सब फ्लूइड है, कहने को सारा लिक्विड है, कहने को सारा गैस है, दोनों फ्लूइड में आ जाएंगे सारे के सारे कंटेंट जितने भी हमारे पास हैं। लेकिन अब उसमें हमें ये देखना है कि भाई इसके लिए कितना होगा। जैसे भाई आप पंप लेके आओगे, आपको घर में पानी पंप करना है तो वो पंप अलग कैटेगरी का होगा। सिंपल आप सेंट्रीफ्यूगल पंप लेके आओगे, आप अपने घर में लगा दोगे, आपको छत पे पानी मिल जाएगा। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज में जो पंप यूज होगा, जिससे हम नाली का पानी खींचते हैं, जिसमें हमें स्लज मिलता है, सीवेज मिलता है, गार्बेज मिलता है, स्लरीज मिलती हैं, वहां का पंप अलग होता है। अगर आप घर वाला पंप वहां यूज करोगे तो चोक हो जाएगा तुरंत, क्योंकि उसका इम्पेलर और उसकी केसिंग में उतनी गैप नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें अब ये जानना है कि भाई किस तरह के फ्लूइड के लिए किस तरह का पंप, किस तरह की मशीनरी यूज होगी, तो वो डिपेंड करेगा कि उस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक पूरा सेटअप लगाएंगे कि हमें किसको कैसे फ्लो कराना है, किसको कितना प्रेशर देना है, किसको कौन सी डिवाइस यूज करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। ये आपका हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये मैं अभी मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं एक एक प्रॉपर्टी समझाते जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो आपका होता है ना, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, वो होती है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी को हम लोग सिंपल रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी? डेंसिटी। अब डेंसिटी को हमने क्या बताया कि हम इसको रो से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर इसको आप कहो तो इस तरह से RHO लिखा जाता है, रो से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं मैथमेटिकली, हम क्या कह सकते हैं इसको? तो जो ये रो निकल के आएगा डेंसिटी, ये हो जाएगा, या मैं ऐसे लिखता हूं एक लाइन में पहले, डेंसिटी ब्रैकेट में रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास किस में होता है? केजी में। ये तो आपको पता होगा ना भाई, मास को हम किलोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम जो होगा बेसिकली, अगर हम SI सिस्टम लेके चलते हैं तो यहाँ पे हम इसको मीटर क्यूब में लिखेंगे। जनरली हम लीटर लेके चलते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे मीटर क्यूब लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ये आ रहा है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ रही है? डेंसिटी की यूनिट यहाँ से क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। ये SI सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो यूनिट यहाँ निकल गई केजी पर मीटर क्यूब,
तो अब देखो इस डेंसिटी के फॉर्मूले में मास भी आया है, वॉल्यूम भी आया है। तो कहीं कहीं आप जो बुक यूज कर रहे होगे ना, तो उस बुक में इस डेंसिटी को ऐसे लिखता है, कहीं कहीं इसको मास डेंसिटी भी लिखा जाता है, क्योंकि न्यूमरेटर में इसके मास आता है, तो कहीं कहीं इसको मास डेंसिटी कहते हैं, कहीं कहीं इसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ आता है ऐसा कंफ्यूजन कि मान लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, या ऐसे दे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड मास डेंसिटी कुछ होता है, तो कुछ नहीं होता है, दोनों चीजें सेम होती हैं। ठीक है, तो मास डेंसिटी भी वही चीज होगी, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में थोड़ा पैटर्न टफ हो रहा है, तो वो उसका अल्टरनेटिव वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। भाई सबने डेंसिटी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मास डेंसिटी दिमाग में नहीं रहता है। ठीक है, तो अब क्योंकि याद रखिएगा कि न्यूमरेटर में मास आया था, तो इसलिए हम इस डेंसिटी को मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए डेंसिटी हमने कैसे डिफाइन किया। एक हिंदी में कहते हो कि घनत्व हम कह रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है। जैसे अगर हम 1 मीटर का कोई टैंक बनाते हैं 1 मीटर क्यूब का, तो उस 1 मीटर क्यूब में कितना मास ऑफ लिक्विड उसमें आएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कोई मान लो एक बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल का कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये बॉटल 1 लीटर वॉल्यूम का है। ठीक है, तो 1 लीटर वॉल्यूम का वाटर है। अब इसमें अगर हम पानी भरते हैं तो पानी का कुछ मास होगा। ठीक है, तो उस मास को इस बॉटल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वो इसका पूरा डेंसिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ये हो गया आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो हमने क्या बताया कि इसको हमने मास डेंसिटी भी कहा है। अब किसी एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए, तो देखो हमें जो चीजें बेसिक डील करनी है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में, पहला आपका है लिक्विड। ओवरऑल फ्लूइड मैकेनिक्स लिक्विड के ऊपर ही ज्यादा है। गैसेस का सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में गैसेस का यूज बहुत कम होता है, क्योंकि वो फिर जैसे आप स्टीम टरबाइन वगैरह जाओगे ना, तो वो फिर थर्मोमैकेनिक्स में आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा, तो वहाँ वो मैकेनिकल पोर्शन में ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो एज ए सिविल इंजीनियर आपको पाइपलाइन डिजाइन करना है, उसमें पंप को यूज करना है। आपको टरबाइन डिजाइन नहीं करनी है, ना ही आपको पंप डिजाइन करना है, आपको सिर्फ पाइपलाइन डिजाइन करनी है और उसमें फ्लो कराना है। ठीक है, तो हम उसको बेसिकली हमें पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर से ही ज्यादा काम आएगा, तो हम लिक्विड की बात ज्यादा करेंगे, लेकिन हम दोनों लेके चलेंगे यहाँ पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो लिक्विड के केस में अगर हम बात करते हैं, तो लिक्विड में हम वाटर को, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, वाटर को हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं। वाटर को हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं। ठीक है, तो वाटर का स्टैंडर्ड फ्लूइड अगर है वाटर हमारा, ठीक है, किस केस में? लिक्विड केस में। अगर कोई लिक्विड दिया है, जैसे पेट्रोल दिया है, ठीक है, केरोसिन ऑयल दिया है, तो इस केस में हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे वो वाटर लेंगे। यानी हम एक कह सकते हो ना कि एक बेंचमार्क होता है कि यहाँ से हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए फ्लूइड में हम बेंचमार्क मान लेते हैं वाटर। जैसे स्टैंडर्ड का मतलब समझो कि जैसे आप कह रखते हो कि 10 किताबें रखी हुई हैं, ठीक है, तो आप कहोगे भाई ये वाली किताब इससे अच्छी है। कैसे बताओगे? जब तक इसकी प्रॉपर्टी ना मालूम रहे। तो आपको मालूम है कि 10 किताबें हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये किताब इस किताब से अच्छी है। तो एक कंपैरिजन के लिए कुछ चाहिए आपको ना। जैसे आप क्लास में हो तो आपको मालूम चलता कि भाई वो टॉपर है, वो सेकंड टॉपर है, तो आप क्या कहते हो कि वो लड़का इससे ज्यादा नंबर पाया होगा, तो कंपैरिजन कर रहे हो ना किसी एक लड़के से। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि वाटर को हम लोग एक स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें जो भी लिक्विड मिलेंगे उसके लिए हमें कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड के लिए हमें वाटर को ही लेके चलना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड है, तो इसमें जो हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो बट अब ये सबको पता होगा डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा। अगर ऐसे लिखते हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये सबको पता होगा लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये एक आपका सिंपल है, इसको याद कर लीजिए। नहीं याद है तो कोई तरह याद कर लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा इसको कुछ और यूनिट्स में देखा जाए,
तो जैसे आप लोग सिंपल 1000 kg पर मीटर क्यूब कह रहे हो, या मैं अभी इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो ये डेंसिटी हो गया आपका 1 kg पर मीटर क्यूब। अभी आप लोग सिर्फ इतना ही देखिए इसमें, ठीक है। और ये टेम्परेचर कितने पे रहेगा आपका, ये जरूर, यह भूल गया था मुझे भी, सॉरी। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है एसएससी जेईई के एग्जाम में भी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड एट व्हाट टेम्परेचर, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इससे कम होगा टेम्परेचर, ठीक है, तो हम फ्रोजन की ओर बढ़ते हैं, तो वहां भी 0.9, 0.98, 0.97 बढ़ते जाता है। और इसके आगे भी जाएंगे, जैसे अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 27 डिग्री की बात करो तो इस समय टेम्परेचर हमारे रूम का होगा, तो 27 डिग्री पे जो वाटर का डेंसिटी होगा ना, वो लगभग 0.98 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट, हमने यहाँ 1000 लिखा है तो कहते हो कि वो 900 कुछ के आसपास जाएगा, एक तरीके से 1000 वो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं डेंसिटी उसकी वेरी कर जाती है, 998 हो जाएगा, 980 हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो 1000 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 4 डिग्री पे ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर टेम्परेचर दिया होगा कोई न्यूमेरिकल में, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप प्रैक्टिस 1000 पे करते हो और एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप ध्यान नहीं देते हो कि उसमें क्या कहा गया है। अगर उसने कहीं ब्रैकेट में लिख दिया है कि टेक स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री, ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 980 kg पर मीटर क्यूब, तो वहां पे आपको जो न्यूमेरिकल की वैल्यू आएगी वो 980 पे ही चेक होगा, क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि आपको 27 पे निकालना है और लिखा रहेगा डेंसिटी ऑफ वाटर 998 या 980, 982 कुछ भी दिया रहेगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं कि भाई एक और फ्लूइड तो होता है, पहला फ्लूइड हो गया लिक्विड, दूसरा फ्लूइड आपका होता है गैस, ठीक है। गैस के लिए जो अगर हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका होता है एयर, गैस होता है, तो उसमें भाई गैस बहुत सारी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो गैसेस बहुत सारे हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, अब उसके लिए हमें स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चलना है। तो हम किसको लेके चलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि फ्लूइड में लिक्विड थोड़ा स्टेबल होता है लेकिन गैसेस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इन द सेंस कि वो कंप्रेसिबल बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे इस पूरे कमरे का, इस क्लासरूम का या इस रूम का हम अगर कहीं एयर रखे हैं तो एक छोटे सिलेंडर में पैक कर सकते हैं, ठीक है, और ओपन करेंगे तो पूरे रूम में फैल जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है गैसेस के ऊपर कि क्योंकि वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उनका कहते तो डेंसिटी वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें भी एक स्टैंडर्ड लेके चलना होगा उसके लिए भी कि किसके सापेक्ष उसको नापा जाए। हालांकि हम जहाँ सिचुएशन में यूज़ करेंगे उसका तो वेरी करेगा, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हम एयर को लेके चलते हैं, और एयर के लिए आपका आ जाता है 1.225, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.225 kg पर मीटर क्यूब, और ये वैल्यू लगभग आपकी होगी एट मीन सी लेवल, ये MSL की वैल्यू है, मीन सी लेवल, और टेम्परेचर क्या रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर 1.225 kg पर मीटर क्यूब एट मीन सी लेवल, मतलब जो समुद्र तल होता है हमारा उसको हम लोग बेस मान के चलते हैं इसमें, ठीक है, MSL। और MSL के ऊपर टेम्परेचर अगर 15 डिग्री है तो उस समय हम उसका एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी मान सकते हैं एयर को, ठीक है। तो ये दो डेंसिटीज हैं जिनकी वैल्यू मैंने लिखी हुई है, तो आप चाहिए तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, 1 मिनट में आप इसको नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है, डेंसिटी के बारे में।
ठीक है, आई थिंक नोट हो गया होगा। अब अगर हम इसमें आते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, कि आप पहले डायमेंशन वाला देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें, अगर इसका हम, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी कितना आएगा, तो मास है तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी को यानी मास है तो इसको हम लोग m लिखते हैं, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, तो यहाँ पे l आ जाएगा इसके पावर 3, यानी ये आ जाएगा m l पे पावर -3। ठीक है, दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कुछ ऑप्शन दे देगा ml -2 -1 -3 -4, तो आपको ये होना चाहिए कि कैसे निकल के आ रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया है, ये फार्मूला डेंसिटी का है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी को हमने m लिखा है और मीटर क्यूब को हमने l क्यूब लिखा है। ठीक है भाई, केजी का जैसे अगर डायमेंशन आप पढ़े भी होंगे पहले, तो वहां पे क्या होगा कि मास के लिए हम m लिखते हैं, लेंथ के लिए l लिखते हैं, तो वो हो गया m l पे पावर -3। अब थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ वॉल्यूम को, क्योंकि आई थिंक सबको यहाँ पे मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि सारे बच्चों को स्टार्टिंग से चीज़ें नहीं पता होंगी। तो थोड़ा सा मैं वॉल्यूम जो लिखा हूँ मैंने यहाँ पे 1 मीटर क्यूब, उसका कुछ कन्वर्जन लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे वॉल्यूम की बात करें तो हमने लिखा है यहाँ पे 1 मीटर क्यूब, ये क्या होता है, ये आपका यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वॉल्यूम। हम क्या रखते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना है इसका, तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। ठीक, अब इस 1 मीटर क्यूब को जो हमने लिखा यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो 1 मीटर क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आप लिखते हो कितना हो जाएगा, ये 1000 कहीं कहीं सीसी लिख के आता है, किसी न्यूमेरिकल में देगा 1000 सीसी। ठीक, और इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो या भी इसी को देखिए 1000 सीसी, ये आप एग्जांपल तौर पे जो आपकी बाइक होती है, कार होती है, आप हमेशा देखते हो ऐड में, जैसे आप बाइक यूज करते हो 100 सीसी, 200 सीसी, ठीक है, 150 सीसी, तो ये वही चीज है कि मतलब जो कंबसन चैम्बर है जहाँ पे पेट्रोल और एयर मिक्सचर होकर बर्न होता है जिस सिलेंडर में नीचे, उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, उसी को सीसी में लिखते हैं। तो अगर आपकी बाइक 100 सीसी है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके बाइक का जो कंबसन चैम्बर है उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अगर आपकी कार 1000 सीसी की है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका कंबसन चैम्बर है उसका वॉल्यूम हो गया 1000 सीसी, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। और एक और कन्वर्जन लिख सकता हूं यहाँ पे मैं, कि जैसे आप ऐसा लिखोगे, कहीं कहीं लीटर में लिखा है, मोस्टली क्वेश्चन में आपको लीटर में मिलेगा, तो अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है कि 1 लीटर आपका कहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 लीटर में आपका आ जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, सॉरी ऐसे लिख सकते हो आप लोग 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। मतलब कहने का क्या हुआ कि आप ऐसे कह सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, पानी के लिए बता रहा हूं मैं ये, मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई टैंक बनाते हो जिसका डायमेंशन 1 गुणे 1 गुणे 1 मीटर क्यूब का है, मतलब जैसे आप कोई क्यूब बना रहे हो ऐसे, ठीक है, तो मान लो कोई क्यूब आपने बनाया है, ये सारी चीजें 1 1 1 है, तो ये पूरा 1 मीटर क्यूब है, तो इसके अंदर 1000 लीटर पानी आएगा। अब ये भूल जाता है हमेशा कि सर 1 लीटर में 1000 मीटर क्यूब आएगा कि 1 मीटर में 1000 लीटर होता है। ठीक है, दो कन्फ्यूजन स्टेटमेंट है। अभी आपको याद है
अभी मैंने पढ़ाया तो याद रहता है कि भाई 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक। लेकिन आगे चल के आप भूल जाओगे सर कि 1000 मीटर था कि 1000 लीटर था। तो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आप पानी की बोतल पीते हो खरीद के, कोई मार्केट में पानी की बोतल मिलती होगी, वो कितना होता है 1 लीटर नॉर्मली जो आप खरीदते हो मार्केट में। तो आप सोचो कि 1 मीटर क्यूब का कोई टंकी है, कितना होगा 1 मीटर क्यूब। भाई 1 मीटर क्यूब का डायमेंशन अगर बताऊं मैं तो ये डायमेंशन होगी उस एंड से इस एंड तक की 1 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब का ये लेंथ, ठीक है, ये विड्थ और इतनी हाइट, उसमें इस बोतल का 1000 बोतल का पानी उसमें अट सकता है, ठीक है। ऐसे समझिएगा आप लोग कि 1 मीटर क्यूब में हम 1000 लीटर पानी रख सकते हैं, उसका उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो 1 मीटर क्यूब के डायमेंशन का पानी इसमें आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसका 1000 क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें आ जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ऐसा कह सकते हो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। तो यानी अब यहाँ से डिनोट किया जाए तो ऐसे लिख सकते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 सीसी जो मैंने लिखा है वो बराबर हो जाएगा इसके 1 लीटर के, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप ऐड में देखते हो कि आप कोई कार का ऐड आता है, उसमें कहता है कि हैविंग 1 लीटर इंजन, या आप कोई मार्केट में कोई गाड़ी देखते हो तो उसके पीछे से स्टिकर लगा होता है 1.2L 1.0L, ठीक है। तो ये वही चीज होती है, ठीक है। वहां पे 1.2L 1.0L ये लिखा रहता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.2L मतलब 1200 सीसी हो गया, 1.0L मतलब 1000 सीसी हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल में या न्यूमेरिकल में ऐसा ही पूछेगा आपको कि कोई डायमेंशन दे देगा, सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, कुछ भी लिखा रहेगा, तो वहां आपको कन्वर्जन इसका आना चाहिए, ठीक। तो जैसे अब आप कोई गाड़ी देखो, अगर कोई 4 व्हीलर, अगर उसके पीछे कोई स्टिकर लगा है 1.2L, तो आप कह सकते हो कि भाई उसका इंजन कितनी कैपेसिटी का होगा, दैट इज अबाउट 1200 सीसी, ठीक है। ये हो जाएगा 1000 सीसी। तो ये एक बेसिक कन्वर्जन था कि वॉल्यूम को किस किस हिस्सों में न्यूमेरिकल्स में हमारे दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो पहली प्रॉपर्टी है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको 1 मिनट बाद। कहीं कहीं वाटर की डेंसिटी ऐसे लिखी रहती है, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, कहीं कहीं डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे लिखता है 1 ग्राम पर सीसी। ये भी वही चीज़ है, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो देखो कितना आएगा, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो केजी में लाओगे, तो केजी में लाओगे, चल रहा है ना, ठीक है। अगर आप केजी में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1000, और सीसी में लेके जाओगे ऊपर तो ये बेसिकली आपका सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आपका 1000 ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर इसको हम डायमेंशन चेंज करते हैं तो ये ऐसे आप इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। अगर हम सीजीएस में लेके चलते हैं, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में अगर इसको लेके चलेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में,
तो 1 ग्राम पर सीसी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, एसआई सिस्टम के लिए ये केजी पर मीटर क्यूब ही रहता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एसआई सिस्टम में ये केजी पर मीटर क्यूब होगा और सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, पहला हमने पढ़ा था डेंसिटी सिंपल या मास डेंसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट डेंसिटी को कहीं कहीं स्पेसिफिक वेट के नाम से भी जाना जाता है। वेट डेंसिटी या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। ठीक है, और इसको हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन हो गई, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब यहां पे आएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे स्पेसिफिक वेट को, या ऐसे लिखते हैं हम लोग वेट डेंसिटी लिखते हैं कॉमनली, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट जिसको हम लोग स्मॉल w से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। स्पेसिफिक वेट स्मॉल w और ये हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वॉल्यूम अगेन हम आएंगे, वॉल्यूम को एसआई सिस्टम में हम लोग यहाँ मीटर क्यूब में ही रखेंगे, तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके पहले मास डेंसिटी में क्या था, केजी पर मीटर क्यूब था, यहाँ क्या लिखा गया है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मास डेंसिटी में मास था इसलिए हमने केजी लिया है, वेट डेंसिटी में वेट है इसलिए हमने इसको न्यूटन लिया हुआ है। ठीक, अब चेंज क्या आ रहा है, इसको देखो, वेट जो होता है आप सभी को पता है, वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। W बराबर mg सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो W बराबर mg वाला टर्म ही हम यहाँ यूज करेंगे, मतलब जहाँ W था वहां पे हम mg रख देंगे उठा के। तो अब क्या होगा इस फार्मूले में, तो स्मॉल w था, ये क्या था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम था, हमने यहाँ क्या लिख दिया, m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम लिख दिया। ठीक है, अब पुराने वाले पे अगर कुछ याद आ रहा हो तो पुराना फार्मूले में क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी m/v, ये जो था m अपॉन वॉल्यूम, इसको निकालो, यानी ऐसे लिख सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी। और ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज था, दिस मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी होगा वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को लिखा W बराबर m इंटू जी, वॉल्यूम वैसे का वैसे था m इंटू जी यानी मास इंटू ग्रेविटी। तो हमने क्या किया, मास अपॉन वॉल्यूम अलग कर लिया। अब मास अपॉन वॉल्यूम अभी मैंने पढ़ाया होता है डेंसिटी। ठीक है, जो अभी इसके पहले प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ से डेंसिटी की जगह रो आ गया, तो ये हो गया रो इंटू जी, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट।
ठीक है, ये जो निकल के आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो दो चीजें देखिएगा, या तो वेट डेंसिटी, ठीक है, अगर ऐसे लिखा है वेट डेंसिटी तो दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वेट लिखा है तो रो इंटू जी। हालांकि दोनों एक ही चीज है, इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में सेम ही चीज है, कुछ अंतर नहीं है दोनों में, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक, अब इसमें आते हैं बचा क्या है। इस पे अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन में क्या देखेंगे इसके, अगर इसका हम डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन निकालिए। ठीक है, डायमेंशन में हमें क्या पता है कि हमें एम, एल और टी के फॉर्म में लिखना है। मतलब डायमेंशन एनालिसिस में क्या लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम, एमएलटी आप लोग निकाले होंगे, उसके सेंस में अगर निकाला जाए इसको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप खुद देखो भाई, वेट है m इंटू जी है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से चलता हूँ, तो मास इंटू ग्रेविटी ऐसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास की जगह क्या आ जाएगा m, और g की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो g कितना हो जाएगा, मीटर यानी लेंथ, सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम। ठीक है, तो L बाई टी स्क्वायर। ठीक, नीचे कितना था यहाँ पे वॉल्यूम यानी L क्यूब, यानी मीटर क्यूब को हमने क्या लिख दिया L क्यूब। अब यहाँ से ये क्या निकल के आएगा, L क्यूब, ये L ऊपर है तो यहाँ कितना आ जाएगा M, L पे पावर -2, T पे पावर -2। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। ठीक, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी वेट डेंसिटी की, तो इसको 1 मिनट लेकर के नोट कर लीजिए। टाइम 45 हो गया। तो आई थिंक नोट हो गया होगा ये आपका। ठीक है, तो अभी हमने केवल 2 प्रॉपर्टीज देखी हैं बेसिक में, अभी हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले टर्म बचे हुए हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ा, और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने सिर्फ 2 चीजें अभी पढ़ी हैं, डेंसिटी और वेट डेंसिटी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे, इसकी अगली प्रॉपर्टी जो होगी जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, ये सारी चीजें मैं अगले लेक्चर में फिर कंटिन्यू करूंगा। तो लेक्चर नंबर 3 रहेगा इसी का, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट 1 है, दूसरा आएगा पार्ट 2। ठीक है, सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको इस पूरे कंटेंट में जो मैंने पढ़ाया है कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी मैं उसको वहां से रिजॉल्व कर दूंगा आपको। आई थिंक जिस तरह मैंने बताया है कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है
तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।